नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो पिछली वीडियो में हम चैप्टर नंबर 9 तक पढ़ चुके हैं, जिसमें जनजातीय विद्रोह से संबंधित एक चैप्टर था और जिससे बहुत सारे सवाल हमने देखे थे, जैसे संथाल है, कोल है। तो ये सारे विद्रोह हमने देखे। और आज जो चैप्टर हम शुरू करने वाले हैं वो चैप्टर नंबर 10 है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसका नाम है प्रारंभिक नागरिक एवं कृषक विद्रोह। तो इन चैप्टर को कराने का उद्देश्य यही है कि आप इम्पोर्टेंट चीज़ आपको हाईलाइट हो जाए और आप उनको रिवीजन करने में आपको आसानी रहे। तो उनका मल्टीपल रिवीजन आपको लगाना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 232 है। देखिए, आनंद भट्ट उपन्यासी कथा वस्तु किस पर आधारित थी। तो 4 ऑप्शन आपके सामने है। चुआर विद्रोह पर, पोलीगार विद्रोह पर, तालुकदारों के विद्रोह पर और सन्यासी विद्रोह पर। तो सन्यासी विद्रोह पर इसकी कथा वस्तु आधारित थी, तो इसका राइट आंसर होगा सी। और ये आनंद मठ किसका उपन्यास है? यह बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का उपन्यास है और ये सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 ईस्वी तक बंगाल में हुआ था। तो राइट आंसर इसका सी हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 233। इसमें लिखा है कि काल में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के तालुकदारों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह किया था। तो अलीगढ़ के तालुकदार थे। तो अलीगढ़ इसका राइट आंसर है। अलीगढ़ के तालुकदारों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह किया था। तो इसका राइट आंसर होगा ए। बहुत सारे क्वेश्चन इसमें ऐसे हैं जिनको जो इतने प्रासंगिक नहीं है वर्तमान परिप्रेक्ष्य के अकॉर्डिंग। तो उसी में से क्वेश्चन 233 था। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 234। बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी का नेता कौन था। तो 4 ऑप्शन है। ख्वाजा निजामुद्दीन, सिकंदर हयात खान, फजलुल हक, खिजर हयात खान। तो बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी के नेता फजलुल हक थे। तो इसका राइट आंसर होगा बी। इसका राइट आंसर है। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा भारतीयों को प्रांतीय शासन प्रबंधन का अधिकार मिल गया था। फलस्वरूप बहुत सारी क्षेत्रीय पार्टियों का उद्भव हुआ। पंजाब में अफसर हुसैन के नेतृत्व में यूनियनिस्ट पार्टी और बंगाल में फजलुल हक के संदर्भ में कृषक प्रजा पार्टी की स्थापना हुई थी। और बंगाल और मध्य प्रांत में अम्बेडकर जी ने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना इन्होंने की थी। तो उसका राइट आंसर आपने देखा फजलुल हक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 235 है। सूची 1 को सूची 2 से हमें मिलाना है। तो सूची 1 आपके पास है, सूची 2 आपके पास है। रंपा विद्रोह, पामना किसान विद्रोह, बंगाल नील विद्रोह और जयंतिया विद्रोह। तो बहुत सारे ब्रिटिश शासनकाल में जनजातीय विद्रोह हुए हैं, नागरिक विद्रोह हुए हैं और कृषक विद्रोह हुए हैं और बहुत सारी श्रमिक हड़तालें हुई हैं। तो उनको हम एक एक करके याद करना होता है। तो उसी में से ये सवाल है। देखिए, रंपा विद्रोह हमें पता होना चाहिए कि 1879 में ये हुआ था रंपा विद्रोह। तो ए का आपका 2 है। ए का आपका 2 है। तो किस में ऑप्शन है? ए और बी में। तो सी और डी तो आपका एलिमिनेट हो गया। तो ए और बी में से इसका राइट आंसर होगा। और बंगाल नील विद्रोह जो सबसे फेमस विद्रोह है, बंगाल नील विद्रोह 1859 1859 में। तो सी का है फर्स्ट। सी का फर्स्ट किस में है? केवल बी में है। तो इसका बी इसका राइट आंसर होगा। लेकिन हमें ये बाकी जो चारों हैं इनको याद करना है कि रंपा विद्रोह 1879 में हुआ है, पाबना किसान विद्रोह 1873, बंगाल नील विद्रोह 1859 में और जयंती विद्रोह 1860 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 1859 में बंगाल में घटित नील विद्रोह। नील विद्रोह को हमें अच्छे से मेमोराइज करना है, याद करना है, क्योंकि नील विद्रोह से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो नील विद्रोह के नेता का क्या नाम था? शिशिर कुमार घोष। तो राइट आंसर होगा सी। इसका राइट आंसर है। बंगाल का नील आंदोलन की शुरुआत सितंबर 1859 में नदिया जिले के गोविंदपुर गांव से हुई थी। इस आंदोलन का नेतृत्व दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने किया था। यह आंदोलन शोषण के विरुद्ध किसानों की सीधी लड़ाई थी, जिसमें यूरोपियन नील बागान मालिक किसानों को नील की खेती करने के लिए बाध्य करते थे। नील उत्पादक मामूली सी रकम अग्रिम देकर किसानों से करार लिखवा लेते थे, जो बाजार की कीमत से काफ़ी कम होता था। यह प्रथा ददनी प्रथा कहलाती है। तो ददनी प्रथा क्या होती थी? अग्रिम एडवांस देकर और किसानों से ज़बरदस्ती नील की खेती करने के लिए बाध्य करते थे।
नील बगान मालिकों के अत्याचार का खुला चित्रण दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में किया। और हिंदू पैट्रियाट के संपादक हरीशचंद्र मुखर्जी ने इस विद्रोह का अपना समर्थन दिया था। और शिशिर कुमार घोष हरीशचंद्र मुखर्जी के साथ नीले गोरे के अत्याचारों के विरुद्ध आंदोलन में शामिल हुए थे। इन्होंने किसानों के पक्ष में एक वातावरण बनाने में सहयोग किया, जिसके परिणाम स्वरूप एक जांच कमीशन की नियुक्ति की गई थी। तो आपने देखा कि बंगाल में घटित जो नील विद्रोह के नेता कौन थे, तो शिशिर कुमार घोष इसका राइट आंसर होगा, सी इसका राइट आंसर है। आगे हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन निम्न में से किसके विरुद्ध था? तो तारकेश्वर तो मंदिरों में जो भ्रष्टाचार चल रहा था, जो अनैतिकता मंदिरों में चल रही थी, उससे संबंधित ये आंदोलन था। तो उसका राइट आंसर होगा ए, मंदिरों में भ्रष्टाचार। तो मंदिरों के जो महंत हुआ करते थे, उनका आचरण अनैतिक था, जो अनैतिक गतिविधियों में संलिप्त थे, तो उसको लेकर तारकेश्वर आंदोलन चला। तो इसका राइट आंसर होगा ए, इसका राइट आंसर। और कहाँ पर था ये? बंगाल में। तो इसका राइट आंसर आपने देखा ए। आगे हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिजोलिया आंदोलन किससे संबंधित है? बिजोलिया आंदोलन राजस्थान से संबंधित है। यह राजस्थान के बिजोलिया क्षेत्र में चला था। मेवाड़ के बिजोलिया के जागीरदार किसानों से चौरसिया प्रकार के कर वसूलते थे, लगान वसूलते थे, और अपनी लड़की के विवाह करने के बदले उन्हें 5 रुपये उन्हें देना पड़ता था। तो किसानों को कितना उन्होंने शोषण किया? 84 प्रकार के लगान उनसे वसूल लिए। और जब किसान अपनी बेटी की शादी करते थे तो 5 रुपये इन्हें अतिरिक्त कर के रूप में देने पड़ते थे। 1913 ईस्वी में सारे बिजोलिया क्षेत्र के किसानों ने लगान नहीं अदा किया और न ही भूमि पर खेती की। इस आंदोलन के प्रारंभिक नेता चारणों ब्रह्मदेव थे। तो उसका राइट आंसर आपने देखा, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये था। आगे हम बढ़ते देखें। 1921 का मोपला विद्रोह हुआ था। तो 1921 का मोपला विद्रोह कई बार एग्जाम में पूछा गया है। मोपला से आप ध्यान रखना है केरल में है, केरल में मालाबार तट पर। इसका राइट आंसर है सी। तो मोपला विद्रोह 1921 में हुआ, और ये कहाँ पर हुआ? केरल में। मोपला विद्रोह केरल के मालाबार क्षेत्र में 1921 में हुआ। यहाँ पर काश्तकार अधिकतर बटाईदार मुसलमान थे तथा जमींदार अधिकतर हिंदू थे। आंदोलन जमींदारों के शोषण के खिलाफ हुआ। यह विद्रोह अत्यधिक हिंसक हो गया था, जिसके कारण कांग्रेस ने इससे दूरी बना ली थी। अगला क्वेश्चन है, 1814-17 की अवधि में जिस क्षेत्र के ताल्लुकदारों ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध विद्रोह किया था, वह कौन सा क्षेत्र था? तो अलीगढ़। एक सवाल अभी पीछे भी ऐसे आया था। तो अलीगढ़ को आपको बस इतना ध्यान रखना है कि अलीगढ़ में ताल्लुकदारों का एक विद्रोह हुआ था 1814 और 17 के दौरान। तो अलीगढ़ इसका राइट आंसर होगा। 1814 और 17 की अवधि में अलीगढ़ के ताल्लुकदारों ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। वस्तुतः ब्रिटिश शासन के बढ़ते नियंत्रण कारण ताल्लुकदारों को अपनी जमींदारी छीनने जाने का डर सता रहा था। उनकी हैसियत में कमी आ रही थी। इसी स्थिति के प्रतिक्रिया के रूप में अलीगढ़ के ताल्लुकदारों ने विद्रोह में कर दिया था। तो अलीगढ़ के ताल्लुकदार थे, इनकी जमींदारी छीनने का इन्हें भय था, जमींदारी इनसे छीनी जा रही थी। तो इस वजह से इन्होंने संगठित होकर अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। और ये 1814 की बात है जब। तो ये देखा आपने 1813 का एक एक्ट आया था, उसके अगले साल ही 1814 में ताल्लुकदारों का विद्रोह हुआ। तो आपने ये देखा चैप्टर नंबर 10 आपका कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर नंबर हम 11 की तरफ बढ़ते हैं। तो चैप्टर नंबर 11 ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन है, सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। तो क्वेश्चन नंबर हम 241 देखते हैं। वाइकोम सत्याग्रह के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सही है? तो यह त्रावणकोर में शुरू हुआ था, और यह केरल में नामक्कर के खिलाफ था। नामक या नमक? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो यह त्रावणकोर में तो शुरू हुआ था, लेकिन केरल में नामक्कर के खिलाफ था। तो ये तो आपका सेकंड तो गलत है, फर्स्ट आपका ठीक है। तो हम देखते हैं, देखिए इसमें लिखा है फर्स्ट आपका ठीक है। वाइकोम सत्याग्रह 1924 में त्रावणकोर केरल में हुआ था। और ये किस वजह से हुआ था? अस्पृश्यता के खिलाफ, अस्पृश्यता की कुप्रथा का विरोध तथा अनुमोदन करना इसका मुख्य उद्देश्य था। और उसके नेता थे टी के माधवन। तो नमक या नामक
ये सब नहीं है, नमक वगैरह के खिलाफ नहीं था ये अस्पृश्यता जातिगत भेदभाव के विरुद्ध ये आंदोलन था। इसका राइट आंसर आपने देखा ए इसका राइट आंसर है। तो वाई को आप ध्यान रखना है। आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 242 है, पुनर्जागरण निम्नलिखित में से किस एक अवधारणा पर अवलंबित था, अवलंबित है। पुनर्जागरण का मतलब होता है कि नई चेतना के साथ जागना। हम 4 ऑप्शन पढ़ते हैं। ईश्वर इस सृष्टि का केंद्र में है, पोप इस सृष्टि का केंद्र है, मनुष्य सृष्टि का केंद्र है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पुनर्जागरण के केंद्र में क्या था, मनुष्य की बात हो रही थी, इस जगत की बात हो रही थी, इहलोक की ना कि परलोक की। तो उसका राइट आंसर सी है। पुनर्जागरण अपना में एक बहुत बड़ी विचारधारा है। पुनर्जागरण इस अवधारणा पर आधारित है कि मनुष्य सृष्टि का केंद्र है और 14 से 16वीं शताब्दी में यूरोप में एक नई चेतना जागृत हुई। इस चेतना ने मनुष्य को मध्यकालीन अंधकार से निकालकर आधुनिक सामाजिक एवं वैज्ञानिक युग का सूत्रपात यहाँ पे किया था। इस चेतना के केंद्र में परलोक के स्थान पर इहलोक को स्थापित किया था और इहलोक में मानव इसके केंद्र में था। यहीं से मानववाद का एक प्रमुख सिद्धांत के तौर पर यह स्थापित हुआ। इसका राइट आंसर आपने देखा, सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 243 है, निम्नलिखित में से किसको विधवा पुनर्विवाह कानून के निर्माण में सहायक होने का श्रेय दिया जाता है। तो विधवा पुनर्विवाह कानून ईश्वरचंद विद्यासागर को इसका श्रेय दिया जाता है। उन्हीं के प्रयासों से विधवा पुनर्विवाह कानून पारित हुआ 1856 ईस्वी में, डलहौजी ने पारित किया था। इसका राइट आंसर बी है। विधवा पुनर्विवाह कलकत्ता के संस्कृत कॉलेज के आचार्य ईश्वरचंद विद्यासागर ने यह प्रमाणित करने का प्रयास किया कि वेदों में विधवा विवाह को मान्यता दी गई है। उनके प्रयासों से जो डलहौजी थे उन्होंने 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया। तो उसका आपने राइट आंसर देख लिया है, 20 का राइट आंसर है। अगला सवाल है आपका, मैडम ब्लावत्स्की का संबंध किससे था। प्रार्थना समाज, आर्य समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी से इनका संबंध था। इसका राइट आंसर है सी। थियोसॉफिकल सोसाइटी उन पश्चिमी देशों द्वारा आरंभ की गई थी जो भारतीय संस्कृति और विचारों से प्रभावित थे। 1875 में मैडम HP ब्लावत्स्की ने सोसाइटी की नींव अमेरिका में रखी थी। इसका राइट आंसर सी है। अगला क्वेश्चन है, शारदा अधिनियम पारित हुआ था अंतर्जातीय विवाह के लिए। तो अंतर्जातीय विवाह तो नहीं था। विधवा विवाह के लिए, ये भी नहीं है। शारदा एक्ट बाल विवाह पर रोक लगाने के लिए। इसका राइट आंसर सी है। 1930 में शारदा एक्ट पारित किया गया जिसमें लड़कियों की विवाह की आयु 14 वर्ष निर्धारित की गई थी और लड़कों की 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। तो इसका राइट आंसर आपने देखा, सी इसका राइट आंसर है। आगे हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, वाइकोम सत्याग्रह प्रमुख रूप से एक विरोध था। तो वाइकोम सत्याग्रह, अभी हमने सबसे पहला क्वेश्चन वाइकोम सत्याग्रह के बारे में देखा था। वाइकोम सत्याग्रह किससे संबंधित था। तो जातिगत भेदभाव से संबंधित था जिसमें अस्पृश्यता के खिलाफ आंदोलन चलाया गया था केरल के त्रावणकोर में। तो 4 ऑप्शन में हम देखते हैं कि कहाँ पे लिखा है, भूमिधर के अत्याचारों के विरुद्ध। तो ये तो नहीं था। ये अछूत प्रथा के विरुद्ध, स्वशासन के लिए, पूर्ण स्वराज के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा बी इसका राइट आंसर है। अछूत प्रथा के विरुद्ध ये आंदोलन चलाया गया था और केरल में से संबंधित है ये। वाइकोम सत्याग्रह प्रमुख रूप से अछूत प्रथा के विरुद्ध था। केरल में छुआछूत रोग गहरी जड़ जमाए हुआ था। दलित वर्ग यानी अवर्ण, जिनकी कोई जाति न थी, जो बाद में हरिजन कहलाए, इस सामाजिक कुरीति के शिकार थे। यह छूत तो माने ही जाते थे, स्वर्ण के नजदीक भी नहीं जा सकते थे। त्रावणकोर केरल में है। त्रावणकोर के एक गांव वाइकोम, केरल में एक शहर त्रावणकोर है, वहाँ से एक गांव वाइकोम है, वहाँ से आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 247 है, परमहंस मंडली निम्न में से कहाँ का एक सुधारवादी संगठन था। तो परमहंस मंडली महाराष्ट्र का एक सुधारवादी संगठन था। तो इसका राइट आंसर होगा ए। 1849 ईस्वी में महाराष्ट्र में परमहंस मंडली की स्थापना की गई थी। इसके संस्थापक आस्तिक थे तथा मूल रूप से उनकी दिलचस्पी जात पात के बंधनों को तोड़ने में थी। जब इसकी बैठक होती थी तब इसके सदस्य तथाकथित नीची जातियों के हाथ का पकाया हुआ भोजन करते थे और विधवा विवाह, स्त्री शिक्षा में भी वे विश्वास करते थे। इस मंडली की शाखाएं पूना, सतारा और महाराष्ट्र के अन्य नगरों में भी स्थापित की गई थी। तो परमहंस मंडली
महाराष्ट्र से संबंधित है, पूना सतारा महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, 19वीं सदी का वह समाज सुधारक जिसने जोरदार ढंग से विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया था। विधवा पुनर्विवाह और आपके जो बाल विवाह को रोकने के लिए जो कानून बनाया, तो ये सब कानून आपको पता होने चाहिए क्योंकि एग्जाम में पूछते हैं ये सब चीज़ें। तो विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किसने किया था? ईश्वरचंद विद्यासागर ने। इसका राइट आंसर होगा बी, इसका राइट आंसर है। ईश्वरचंद विद्यासागर ने 19वीं शताब्दी में विधवा पुनर्विवाह का जोरदार समर्थन किया था। इन्हीं के प्रयास से विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पास हुआ, जिनके माध्यम से विधवा विवाह को कानूनी मान्यता मिली। राजा राममोहन राय को आधुनिक पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। उन्होंने 1828 में ब्रह्मा समाज की स्थापना इन्होंने की थी। अगला क्वेश्चन है, 1906 ईस्वी में बम्बई में प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना के पीछे महान शक्ति कौन थे? तो डी के कर्वे थे। इसका राइट आंसर बी है। डी के कर्वे ने सर्वप्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना बम्बई में 1906 में की थी। इन्होंने शिक्षा के साथ साथ विधवा विवाह के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने निभाई थी। 1893 ईस्वी में विधवा विवाह मंडली और 1899 में पुणे में विधवा आश्रम की स्थापना डी के कर्वे जी ने की थी। भारत सरकार ने उनके कार्यों के लिए 1955 ईस्वी में पद्म भूषण और 1958 में भारत रत्न से इनको सम्मानित किया था। तो डी के कर्वे आप ध्यान रखना है, उन्होंने स्त्री शिक्षा और विधवा विवाह के लिए बहुत काम किया है। तो राइट आंसर है बी। अगला सवाल है, 1891 के हिंदू विवाह अधिनियम की स्वीकृति को पूरा कराने में निम्नलिखित में से कौन सहायक थे? तो चार ऑप्शन आप पढ़ेंगे इसमें। देखिए, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है कि विधवा विवाह के लिए किसने प्रयास किए, स्त्री शिक्षा के लिए किसने प्रयास किए, हिंदू विधवा पुनर्विवाह के लिए किसने प्रयास किए। तो इनको आप एक पेपर पे लिख लें। बाल विवाह को रोकने के लिए किसने काम किए, इनको आप एक पेपर पर लिखेंगे तो आपका कन्फ्यूजन इसमें दूर होगा। 1891 के हिंदू विवाह अधिनियम की स्वीकृति को पूरा कराने में निम्नलिखित में से कौन सहायक थे? तो बी.एम. मालाबारी। पी.एम. मालाबारी का नाम आपने सुना होगा, ये पारसी समुदाय से संबंधित थे और इन्होंने दो पत्र वॉइस ऑफ इंडिया और इंडियन स्पेक्टेटर नामक पत्र इन्होंने लिखा। और हिंदू विवाह अधिनियम 1891 के प्रबल ये पक्षधर थे। इस अधिनियम के द्वारा लड़कियों की विवाह की आयु 12 वर्ष निर्धारित कर दी थी। तो बी.एम. मालाबारी, ईश्वरचंद विद्यासागर। देखिए, ईश्वरचंद विद्यासागर का फिर नाम आ गया है। ईश्वरचंद विद्यासागर निम्न में से किस स्त्री सुधार से विशेष रूप से संबंधित थे? तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, नारी शिक्षा। तो आप इसका आंसर देख सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा सती प्रथा, पर्दा पद्धति, शिशु हत्या, नारी शिक्षा। तो नारी शिक्षा से संबंधित थे और विधवा पुनर्विवाह से संबंधित थे। तो दो चीज़ आपको ईश्वरचंद विद्यासागर के बारे में ध्यान रखनी है। ईश्वरचंद विद्यासागर बंगाल के प्रसिद्ध शिक्षाविद व समाज सुधारक थे। इन्होंने विधवा पुनर्विवाह तथा स्त्री शिक्षा पर विशेष बल दिया। इन्हीं के प्रयास से विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पास हुआ। इन्होंने बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अनेक विद्यालय खोले तथा एक शिक्षक के रूप में इसको बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो आपने इसका आंसर देखा, नारी शिक्षा राइट आंसर होगा। तो ईश्वरचंद विद्यासागर ने दो क्षेत्र में काम करा, एक तो नारी शिक्षा के प्रति, दूसरा विधवा पुनर्विवाह से संबंधित। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सामाजिक धार्मिक आंदोलन ने भारत भारतीयों के लिए है का नारा दिया? आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई थी। दयानंद सरस्वती ने कहा था कि भारत भारतीयों के लिए है। इसका राइट आंसर ये है। और उन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा इन्होंने दिया। और आर्य समाज ने 1863 ईस्वी में शुद्धिकरण आंदोलन भी चलाया था। तो ये क्वेश्चन आपने देखा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 253 है। 1809 में राजा राममोहन रॉय ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक गिफ्ट टू मोनोथिस्ट निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी थी? तो फारसी भाषा में लिखी थी। और यहाँ से आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है, एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि गिफ्ट टू मोनोथिस्ट पुस्तक किन व्यक्ति ने लिखी। तो गिफ्ट टू मोनोथिस्ट पुस्तक राजा राममोहन ने लिखी है और ये फारसी भाषा में लिखी गई है। तो इतना तथ्य आपको ध्यान रखना है इसके लिए। राजा राममोहन ने 1809 में प्रसिद्ध पुस्तक
गिफ्ट टू मोनोथिस्ट, एकेश्वरवादियों को उपहार, फारसी भाषा में लिखी। इन्होंने 1815 में आत्मीय सभा और 1828 में ब्रह्म सभा की इन्होंने स्थापना की। तो इसका राइट आंसर आपने देख लिया। एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रखना है, सबसे पहले यहाँ पे एक सवाल ये पूछा जाता है, राजा राममोहन राय ने किस संस्था की सबसे पहला गठन किया? आत्मीय सभा का किया है या ब्रह्म सभा का? तो क्रम में ये पूछता है, तो हमें ज़्यादातर ब्रह्म सभा के बारे में ही जानकारी होती है। 1815 में जबकि आत्मीय सभा की स्थापना इन्होंने कर दी थी। आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 254 है, थियोसॉफिकल सोसाइटी के अनुयायी किस भारतीय दर्शन में विश्वास करते थे? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम ब्लावत्स्की ने की थी और ये सांख्य दर्शन में विश्वास करते थे। इसका राइट आंसर होगा ए, इसका राइट आंसर है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल अलकाट 1875 ईस्वी में की थी, न्यूयॉर्क में। भारत में इसका प्रचार प्रसार एनी बेसेंट ने किया। और थियोसॉफिकल सोसाइटी के अनुयायी सांख्य दर्शन में विश्वास करते थे। इस सोसाइटी के अनुसार चिंतन, मनन, प्रार्थना एवं श्रवण के माध्यम से ईश्वर एवं व्यक्ति के अंतःकरण के माध्यम से एक विशिष्ट संबंध की स्थापना की जा सकती है। इस सोसाइटी ने पुनर्जन्म एवं कर्म जैसी हिंदू मान्यता को स्वीकार किया और उपनिषद, सांख्य, योग एवं वेदांत दर्शनों से इन्होंने प्रेरणा ग्रहण की। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना के बारे में पूछा जाता है कि इसकी स्थापना किसने की? तो मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल अलकाट ने की थी 1875 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित समाज सुधारक को उनकी जन्म तिथि के कालक्रम में व्यवस्थित करना है और सही कोट हमें मिलाना है। तो दयानंद सरस्वती है, देवेंद्रनाथ टैगोर है, महादेव गोविंद रानाडे है, बाबा राघव दास है। तो उसका राइट आंसर है ए, इसका राइट आंसर है। इनकी डेट ऑफ बर्थ ध्यान में आप रखना चाहे रख सकते हैं। दयानंद सरस्वती की स्थापना 1824 ईस्वी में हुई है। दयानंद सरस्वती का जो जन्म है वो 1824 ईस्वी में हुआ है और देवेंद्रनाथ टैगोर का जो जन्म है 1817। रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे का जन्म 1842 और रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ था आपका 1861। तो इनको आप याद करके लगा सकते हैं क्रम में, ये इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? तो सर सैयद अहमद खान ने 1875 में इसकी स्थापना की थी। इसका राइट आंसर है सी, इसका राइट आंसर है। एक्सप्लेनेशन को हम देखते हैं एक बार। मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़, जिसे वर्तमान में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से भी जाना जाता है, इसकी स्थापना सर सैयद अहमद खान ने 1875 ईस्वी में की थी और इस कॉलेज के प्रथम चांसलर थियोडोर बैंक थे। तो इसका राइट आंसर है सी, इसका राइट आंसर है। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 257, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? भारतीय ब्रह्म समाज, तत्वबोधिनी सभा, सत्यशोधक समाज, दी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने की है, तो ये तो आपका गलत है। तत्वबोधिनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर ने की है। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने किया, तो आपको बिल्कुल याद होगा। दी सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले, तो डी आपका राइट आंसर हुआ। बहुत सारी संस्थाएं हैं, उनकी स्थापना किसने की है, किन व्यक्ति ने की है, इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इनको याद करने का भी वही तरीका है, इनको एक पेपर पे लिखे और उनको रोज़ मेमोराइज करें, रोज़ सुबह उठ के याद करें इन्हें, जब भी आपको समय मिले इनको रोज़ रिवाइज करें। तो भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने की है। तत्वबोधिनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर ने की है। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की है और द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, ये तो आपका ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले ने की है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा नागपुर में इसकी स्थापना हुई है, तो ये इसका राइट आंसर है। और केशव बलराम हेडगेवार, तो इन व्यक्तियों ने इसकी स्थापना की है, केशव बलराम हेडगेवार।
दुनिया के सबसे बड़े सेवी संगठन माने जाने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो इसको आप आरएसएस कहते हैं, की स्थापना 27 सितंबर 1925 ईस्वी को विजयदशमी के दिन केशव बलराम हेडगेवार ने नागपुर में की थी। इसका उद्देश्य हिंदू अनुशासन के माध्यम से चरित्र परीक्षण प्रदान करना और हिंदू राष्ट्र बनाने हेतु हिंदू समुदाय को एकजुट करना था, जो वर्तमान में भी ये चल रहे हैं। 1925 इसका राइट आंसर होगा और इसकी स्थापना नागपुर में हुई थी। अगला सवाल है आप सर सैयद अहमद खान। देखिए, सर सैयद अहमद खान से संबंधित भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एक चीज़ है, आपके जो आधुनिक भारत का इतिहास जब हम पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारे व्यक्तित्व हैं, जैसे बाल गंगाधर तिलक हैं, गोपाल कृष्ण गोखले हैं, गांधी जी हैं, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी हैं, सर सैयद अहमद खान है, रविन्द्रनाथ टैगोर है। तो इनसे रिलेटेड बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, वो आपको ध्यान रखनी होती है, याद करना होता है, जो जिससे एग्ज़ाम में सवाल पूछे जाते हैं। जैसे ये सवाल है सर सैयद अहमद खान, तो इनसे संबंधित कई सारे सवाल पूछे गए हैं। इन्होंने अलीगढ़ में एक विश्वविद्यालय की भी स्थापना की थी। तो पहले हम इसको सवाल को सोल्व करते हैं। उनका जन्म 1817 में दिल्ली में हुआ था और उन्होंने कुरान पर टीका लिखा और विज्ञान को बढ़ावा दिया। तो दोनों ही बात ये ठीक है आपकी, सी इसका राइट आंसर है। तो एक्सप्लेनेशन एक बार हम देखते हैं। सर सैयद अहमद खान का जन्म 17 अक्टूबर 1817 को दिल्ली के एक प्रतिष्ठित सैयद परिवार में हुआ था। इन्होंने भारतीय समाज, विशेषकर भारतीय मुस्लिम समुदाय के लिए आधुनिक शिक्षा की इन्होंने आवश्यकता को महसूस किया और इन्होंने अलीगढ़ में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, जो आगे चलकर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। इन्होंने कुरान पर टीका लिखी और विज्ञान को बढ़ाने का इन्होंने प्रयास किया। तो ये देखा आपने। अगला क्वेश्चन है आपका, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो ऐसे सवाल हैं आपका, इसका राइट आंसर 1784 है। विलियम जोन्स ने इसकी स्थापना की थी। तो कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स ने 1784 में की थी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? भारतीय ग्रंथों को जानना, समझना, अनुवाद करना। तो ये सब कार्य विलियम जोन्स ने किए। तो इसका राइट आंसर होगा ए, इसका राइट आंसर है। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन। देखिए, एक्सप्लेनेशन को एक बार हम देखते हैं। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 ईस्वी में विलियम जोन्स ने की थी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? प्राच्य अध्ययन को बढ़ावा देना। प्राच्य अध्ययन मतलब भारतीय ग्रंथों को पढ़ना, उसको समझना, ताकि भारत का शासन और ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सके और भारत को यह महसूस करा सके कि हम भारतीयों के हितैषी हैं। मार्च 1984 ईस्वी में संसद के एक अधिनियम द्वारा इसे राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया। तो आपने देखा। क्वेश्चन नंबर 261 है, मोहम्मद कासिम नानोतवी का नाम जुड़ा है। तो देवबंद आंदोलन से उनका नाम जुड़ा है। राइट आंसर बी है। मोहम्मद कासिम नानातोवी एक राशिद अहमद गंगोही ने देवबंद सहारनपुर में आंदोलन उन्होंने चलाया था, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था? अंग्रेजी शिक्षा और पश्चिमी संस्कृति पर पाबंदी लगाने के उद्देश्य से यह आंदोलन चलाया गया। तो ये आपने क्वेश्चन देखे। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई करते रहिए।